वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। ये 4 सितंबर 2025 करंट अफेयर्स इसका टाइटल है, लेकिन एक्चुअली इसमें न्यूज़ जो है ना वो 3 सितंबर 2025 के कवर्स किए गए हैं। ये वो न्यूज़ हैं जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की बहुत संभावना है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं बैंक्स का, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, आरबीआई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, नाबार्ड वगैरह का, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है। इसमें एक टॉपिक है आपका जीएसटी रिफॉर्म, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। फिर इंडिया का टीईपीए, ठीक है, उसने जो किया है ईएफटीए के साथ, वो आपका 1 अक्टूबर 2025 को लागू होगा। यानी कि फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट जो है ना, वो यूरोप के 4 कंट्री के साथ आपका लागू होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है टू प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर जोहान वर्डफल्स इंडिया आए थे। फिर भारत में जो पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डीप टेक, वो आईआईटी कानपुर में हुआ था। रजित पुनहानी, इन्होंने चार्ज संभाल लिया है एज अ सीईओ ऑफ एफएसएसआई। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के E20 फ्यूल पॉलिसी को अप्रूवल दे दी है। और अमित शाह ने ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन में जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो शामिल हुए थे एंटी नक्सल ऑपरेशन में, करेगुटालू हिल्स में, उनको सम्मानित किया है। एसबीआई ने $500 मिलियन आपका रेज किया है बाय इशूइंग बॉन्ड्स। ठीक है, ये सारी चीज कवर करेंगे इसमें। अब देखो पहला जो न्यूज़ था वो क्या था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड मेजर जीएसटी रिफॉर्म। आपको याद होगा 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भाषण दिया था, उसने ये कहा था कि दिवाली से पहले एक गिफ्ट दिया जाएगा नेशन को, जिसमें जीएसटी में रिफॉर्म किया जाएगा। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 56th जीएसटी काउंसिल, इसकी मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। जीएसटी काउंसिल देखो क्या है। ये जीएसटी काउंसिल जो है ना, ये सबसे एपेक्स बॉडी है जो जीएसटी से संबंधित आपका डिसीजन लेता है। इसका चेयरमैन हमेशा याद रखिएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। तो अभी फिलहाल कौन है, निर्मला सीतारमन। तो इसका मतलब मीटिंग की अध्यक्षता की थी निर्मला सीतारमन। इसके अलावा इसके वाइस चेयरमैन होते हैं, वो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर के, वो होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। और बाकी जितने भी स्टेट हैं, यूटी हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके मेंबर होते हैं। इसका मतलब पूरा इंडिया यहाँ पे इकट्ठा होता है। और ये जीएसटी का सबसे टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उन्होंने देखो डिसीजन क्या लिया है, जो 5 स्लैब थे उसको घटाकर उसने कर दिया है 4 स्लैब। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत रखना। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बस 4 ही स्लैब या 3 ही स्लैब हैं, है ना। जैसे अभी जो नया अनाउंस किया उसने 0%, 5%, 12% और एक है 40%। ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर वाले लिख रहे हैं मेन स्लैब्स। ये मेन वर्ड आप लोग गायब कर देते हो और सोचते हो कि नहीं 3 ही है। नहीं नहीं, टैक्सेशन में 0% का भी जो होता है ना, वो भी एक स्लैब होता है। ठीक है, इसका मतलब पहले 5 स्लैब थे, 0%, 5%, 12% और 3% और 28%। उसको चेंज किया गया है। और जीएसटी काउंसिल कहता है 4 ही रहेगा, एक 0% रहेगा, 5 रहेगा, 12 रहेगा, 18 और 28 गायब कर दिया। वो दोनों खत्म कर दिए गए हैं, उसके जगह पे 40% का लाया गया है। हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछेगा कितने स्लैब हैं न्यू जीएसटी के। ये बेसिकली 4 हैं, 0, 5, 12 और 40%। 40% का जो टैक्स लगेगा, ये बेसिकली लग्जरी कार्स पे लगेंगे और तंबाकू, टोबैको के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट वगैरह पे लगेगा आपका। दूसरा काम का हो गया कि ये लागू कब से होगा। ठीक है, जीएसटी काउंसिल कहता है, निर्मला सीतारमन ने बाद में कहा भी था कि 0%, 5%, 12% ये तो आपका इसी साल 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। लेकिन जो 40% वाला है ना, उन्होंने कहा कि इसका डेट बाद में नोटिफाई किया जाएगा। इसका मतलब जो आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ है वो 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। 40% वाला स्लैब बाद में नोटिफाई होगा। थोड़ा समझ ले गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे नाम पे ही लगता है, ये सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ये एक रिफॉर्म है इनडायरेक्ट टैक्स में। तो स्टैटिक के लिए याद रखना, वर्ल्ड का पहला कंट्री जिसने इसको लगाया था वो था आपका फ्रांस। लेकिन ये होता क्या है थोड़ा सा देखो, टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टैक्स में दो वर्ड यूज करते हैं, एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, यानी कि किस पे टैक्स लगा, और एक होता है बर्डन ऑफ टैक्सेशन, इसका मतलब पैसा कौन पे करेगा। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन एंड बर्डन ऑफ टैक्सेशन सेम होता है, एक ही आदमी पे होता है। तो डायरेक्ट टैक्स हमेशा याद रखना, डायरेक्ट टैक्स आपका लगता है इनकम पे। इनकम कोई आदमी कमाया तो उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। कंपनी आपका प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, उसको भी देखो इनकम टैक्स ही कहते हैं, लेकिन बहुत लोग उसको कॉर्पोरेट टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो डायरेक्ट टैक्स कैसे है, इनकम टैक्स। गवर्नमेंट कहता है अगर किसी आदमी का इनकम सपोज करो 3 लाख से ज़्यादा है तो उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या हो गया, वो व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है, पैसा कौन पे करेगा, वही आदमी पे करेगा। इसका मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन और एंड आपका बर्डन ऑफ टैक्सेशन दोनों उसी आदमी पे पड़ रहा है, इसीलिए डायरेक्ट टैक्स हो गया आपका इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगा उस पर कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स भी क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सपोज करो आप जाते हो आप रेस्टोरेंट में, पहले की बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में आप जब जाते हो ना तो फिर आप पे पहले लगता था सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स किस पे लगेगा, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जो गुड्स और सर्विस का कंजम्पशन होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं आपका इनडायरेक्ट टैक्स। देखो कैसे, तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है और जो बर्डन ऑफ टैक्सेशन है दोनों अलग अलग पे होता है, यानी कि लगेगा किसी और पे, देगा पैसा कोई और। जैसे आप गए रेस्टोरेंट में, आपने खाना खाया, तो रेस्टोरेंट वाले ने आपको सर्विस प्रोवाइड किया, तो सरकार कहता है रेस्टोरेंट वाला क्योंकि अपना सर्विस बेच रहा है इसीलिए उसको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। तो इंसिडेंस किस पे हो गया, उस रेस्टोरेंट वाले पे हो गया। लेकिन क्या रेस्टोरेंट वाले अपने जेब से पैसा देता है, नहीं। जब वो आपको बिल थमाएगा ना, उसमें सर्विस टैक्स जोड़कर आपसे लेगा, अब तो जीएसटी लेता है। इसका मतलब लगा रेस्टोरेंट वाले पे, लेकिन अल्टीमेटली बर्डन किस पे आ गया, आप पे आ गया। तो लगा किसी और पे, दिया किसी और ने, इसीलिए सर्विस टैक्स ये क्या हो जाता था, आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सेंटर भी लगाता है, स्टेट भी लगाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसमें रिफॉर्म किया। उसने क्या किया, एक सिंगल टैक्स लगना चाहिए भारत में जो इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करेगा, उसी को कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। वर्ल्ड का पहला कंट्री ने जिसने इसको लागू किया था वो था आपका फ्रांस, 1954 में। भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये देखो अभी भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि जीएसटी भारत में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था, 101। इसको भारत में कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को। उस समय जम्मू कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन में 370 था, इसलिए कश्मीर पे लागू नहीं हुआ था। बाद में 2009 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 ऑनवर्ड्स जीएसटी आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वहाँ भी लागू। इसका मतलब भारत का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे जीएसटी लागू नहीं होता है, ठीक है। ये रिप्लेस करता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अधिकतर जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, उसको रिप्लेस करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन टैक्स जिसने इसको रिप्लेस किया है वो आपका सर्विस टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है। स्टेट गवर्नमेंट का मोरलेस आपका यही है, ठीक है। सेल्स टैक्स हो गया, ये सब आपका स्टेट गवर्नमेंट में एक्स्ट्रा आ जाता है, सेल्स टैक्स, वैट हो गया, ठीक है।
इसको रिप्लेस किया गया, लेकिन सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म नहीं हुए हैं, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो, ये जो आपका जीएसटी है इसको कहते हैं डुअल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना टैक्स लगाने का अधिकार सेंटर को भी दिया, स्टेट को भी दिया। स्टेट ने शुरू में ही कह दिया था कि हमारे टैक्स लगाने के अधिकार को आप नहीं ले सकते, इसीलिए जीएसटी में डुअल स्ट्रक्चर किया गया। एक है सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी क्या होगा, ये भारत सरकार लगाएगा। ठीक है, एक है स्टेट जीएसटी या यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूटी जीएसटी। इसको स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी लगाता है। और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये भारत सरकार लगाता है। ये तीनों में मेन मेन चीज क्या है, देखो, जो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी है ये लगता है किस पे, इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे। इंट्रा स्टेट सप्लाईज का मतलब क्या हो गया, जीएसटी में ना जहां पे फाइनल सेल होगा उस सेल का जो वैल्यू होगा ना उस पर टैक्स दिया जाता है, बीच के इंटरमीडिएटरीज पे नहीं डाला जाता। तो जैसे सपोज करो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में उस चीज का प्रोडक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश में ही आपका सेल हो गया, उसको माना जाएगा इंट्रा स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों लगेगा, और यूनियन टेरिटरी है तो यूटी जीएसटी लगेगा, लगता है। और जो कलेक्शन होता है ना उसको दोनों आपस में बांट लेते हैं, सेंटर अलग ले लेता है, स्टेट अलग ले लेता है। एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये आपका भारत सरकार लगाता है, कलेक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा, और बाद में इसको ना स्टेट और सेंटर के बीच में बांट दिया जाता है। तो फिर ये किस पे लगता है, ये इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि जब दो स्टेट के बीच में आपका गुड्स जाएगा इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स, उस पर जो टैक्स लगता है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। ठीक है, इसका मतलब जीएसटी में तीन तरह के हो गए, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड जीएसटी। अभी भी भारत में कुछ कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसे हैं जिसके आपका जीएसटी नहीं लगता। ये बेसिकली क्या है, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सर्टेन टाइप्स ऑफ अल्कोहल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड क्रूड ऑयल। इस पे आपका नहीं लगता, तो इसका मतलब जो कस्टम ड्यूटी इस पे लगेगा वो भारत सरकार अपने पास रख लेगा। ठीक है, ये भी आपका एक मुद्दा है। तो इन सारे गुड्स जो हैं उस पर आपका जीएसटी नहीं लगता। किस पे जीएसटी लगेगा, यानी कि कौन कौन जीएसटी पे करेंगे, देखो, इसमें कैटेगरी है आपके काम का सिर्फ ये, जिस बिजनेसमैन का या कंपनी का जिसका सेल, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख या उससे ज़्यादा का होगा, उसको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपका सेल एक साल फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको जीएसटी के अंदर आना पड़ेगा। फिर कितना टैक्स बनेगा नहीं बनेगा वो वाला कहानी है। ठीक है, ये काम का चीज़ है जो जीएसटी में आपको थोड़ा याद रखना होगा। दूसरा जो न्यूज़ आया था वो था आपका एफडीआई इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26, FY 26। फाइनेंशियल ईयर 26 जब लिखा रहता है इसका मतलब क्या होगा, 2025 2026 की बात कर रहे हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारत एक डेड इकॉनमी है, पता नहीं कैसे कहते हैं। भारत पे आपका सैंक्शन वैंक्शन भी लगा, लेकिन इसके बावजूद भी यूएस का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, यानी कि अमेरिकन कंपनी भारत में अभी भी निवेश कर रही है, वो डेटा अभी आपको दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में आपका इंडिया जितना बड़ा मार्केट कहीं किसी को नहीं मिलने वाला, इसलिए अमेरिकन कंपनी चाहती है वो भारत में इन्वेस्ट करें। ये आपका इस डेटा में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये डेटा किसने रिलीज किया है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देखो, दो एफडीआई का डेटा आएगा, एक आएगा DPIIT का और एक आरबीआई का आएगा। तो जब भी एग्जाम में पूछते हैं ना वो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आरबीआई या अकॉर्डिंग टू DPIIT। तो हम लोग ये डेटा जो है DPIIT का है, इसने ये डेटा निकाला है, और इसने एफडीआई का डेटा निकाला है अप्रैल टू जून 2025 का, फर्स्ट क्वार्टर का, इस फाइनेंशियल ईयर का। DPIIT कहता है कि जो डेटा अभी आपका आया है इसमें बाहर से जो पैसा आपके आया फ्रेश इन्वेस्टमेंट वो है
प्लस उस फॉरेन कंपनी ने इंडिया में पैसा कमाया, प्रॉफिट हुआ, फिर उसने इसको इन्वेस्ट किया और अदर कैपिटल को। इन तीनों चीज को मिला के ये सारे डेटा आपके दिए गए हैं। DPIIT का डेटा क्या कहता है? अप्रैल से जून में भारत में जो टोटल FDI हुआ था वो $25.17 बिलियन का हुआ था, जो पिछले अप्रैल जून 2025 के कंपैरिजन में 11.9% की वृद्धि दिलाता है। दो तरह से पूछेगा, या तो एग्रीगेट फिगर पूछ लेगा कितना हुआ 25.17, या परसेंटेज इंक्रीज पूछ लेगा कितना परसेंटेज इंक्रीज आपका हुआ था। ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा, तो फिर जब FDI हो रहा है तो कहाँ से आ रहा है? सरप्राइज, सबसे ज़्यादा जो FDI है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स से हुआ है। ठीक है, $5.61 बिलियन। और पिछले साल अप्रैल जून 2025 से कंपेयर करेंगे तो इसमें 272% का ग्रोथ है। इसका मतलब साफ लग रहा है कि अमेरिकन कंपनी जम के इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत में। सेकंड पे कौन है? सिंगापुर। थर्ड पे मॉरिशस। फोर्थ पे साइप्रस। और फिफ्थ पे आपका है UAE। सीक्वेंस भी पूछ लेता है कभी कभी। करेक्ट सीक्वेंस बताओ, सबसे ज़्यादा किसने किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया? तो फर्स्ट US, सिंगापुर, मॉरिशस, साइप्रस एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE। फिर ये जो FDI है वो इंडियन इकोनॉमी के किस सेक्टर में गया? अधिकतर आपका हमेशा सर्विस सेक्टर टॉप पे रहता था। इस बार सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ ना FDI, वो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर्स में। उसके बाद सर्विस सेक्टर, इसमें बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस वगैरह सब आ जाता है। थर्ड पे आपका है ऑटोमोबाइल। और फोर्थ पे आपका ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में आपका FDI हुआ है? तो इस बार सबसे ज़्यादा कर्नाटका, पहले भी था महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। ठीक है, लास्ट ईयर हमारे देश में 24-25 में टोटल FDI कितने हुए थे? $80.6 बिलियन। ठीक है, FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फेमा ने आपका डिफाइन किया है उसके तहत अगर इंडिया के लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड का मतलब होता है जिसका शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हम शेयर वहां से खरीद सकते बेच सकते। अनलिस्टेड का मतलब हो गया है जो सारे शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनीज के आप में 10% या उससे ज़्यादा शेयर्स खरीद लेते हो, इक्विटी शेयर्स और भी है। ठीक है, सिंपल सा समझो, अगर आप शेयर्स खरीद लेते हो तो उसको भारत में माना जाएगा FDI। 10% से कम होगा उसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज़ था इंडियाज टीपा विथ EFTA टू कम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 2025। देखो, टीपा का फुल फॉर्म पूछ सकता है। टीपा है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, फुल फॉर्म हमारे काम का है। अब ध्यान ये रखना, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ना, ये बेसिकली हम इनके साथ EFTA के साथ कर रहे हैं फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसको भारत सरकार ने नाम दिया है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, EFTA 4 देश हैं, देश का नाम याद रखना होगा। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein। ठीक है, ये 4 यूरोपियन देश मिलकर बनते हैं EFTA। इसके साथ हम लोगों ने साइन किया था एग्रीमेंट 2024 में, मार्च में। अब क्या होता है, FTA करोगे ना तो हर देश, ये जो यूरोपियन देश है ना, उनके रूल के हिसाब से उनको अपने पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। ये देखो टाइम टेकिंग हो जाता है। भारत में ज़रूरत नहीं पड़ता है पार्लियामेंट से अप्रूवल का, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया तो ये काम हो जाता है। नॉर्वे ने कर दिया, आइसलैंड ने कर दिया, लिechtenstein ने कर दिया था, बचा हुआ था स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने भी कल आपका ये पास कर दिया। अब इसके बाद घोषणा हो गई कि ये एग्रीमेंट जो है ये आपका कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2025 से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24-25 का ट्रेड डेटा निकाला है इंडिया और EFTA के बीच में ट्रेड का। इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो सिर्फ 1.96 बिलियन था और हमारा इंपोर्ट कितना था? 22.4 बिलियन। इसका मतलब घाटा कितने का हो गया? डेफिसिट $20.44 बिलियन का घाटा था। इसका कारण है स्विट्जरलैंड।
नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड में ना सबसे बड़ी इकॉनमी है स्विट्जरलैंड का। और याद रखना, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड का एक्सपोर्ट करने वाला देश भी स्विट्जरलैंड है। दुनिया में सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी जो कच्चे माल को गोल्ड को कन्वर्ट करता है बार्स वगैरह में, वो स्विट्जरलैंड है। हम लोग सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है ना वो स्विट्जरलैंड से खरीदते हैं। ठीक है। और यही डेटा देखो, पिछले साल 18.1 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड हम लोगों ने बाय किया था स्विट्जरलैंड के साथ। ठीक है। तो थोड़ा ये याद रखना, हम सबसे ज़्यादा गोल्ड किससे खरीदते हैं? स्विट्जरलैंड। और वर्ल्ड में गोल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है। ये जो आपका फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट हुआ है ना, इसमें दोनों देश अपना कस्टम ड्यूटी बहुत घटा देंगे, लगभग ज़ीरो कर देंगे। इसमें सोने को शामिल नहीं किया गया है, सोना को अलग रखा गया। उसके बाद जो सामान वगैरह है वो आपका इसमें किया गया है। तो इसमें याद क्या रखना है? TAPA का फुल फॉर्म, EFTA का फुल फॉर्म, कौन कौन से देश इसके मेंबर्स हैं, लागू कब से होगा? 1 अक्टूबर 2025। गोल्ड, गोल्ड वाला चीज़ याद रखना, इतना काफ़ी है इसमें। फिर कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और यूनियन कैबिनेट ने 1500 करोड़ का एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है टू प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। पहले इस न्यूज़ को देख लो, फिर समझा देते हैं। ठीक है। तो इंसेंटिव स्कीम जो है टू प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स कितने का है? एक काम का हो गया 1500 करोड़। गवर्नमेंट कहता है ये पार्ट होगा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का। और ये याद रखना, ये ड्यूरेशन जो है ना इंसेंटिव स्कीम का, कितने साल का है? 6 ईयर्स। तो 2025-26 यानी कि इस साल से स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा? 3031 तक ये चलेगा। क्यों? क्योंकि नेशनल क्रिटिकल मिशन भी ना 3031 तक ही है। ठीक है। इसका देखो उद्देश्य क्या है। जो एक तो देखो होता है, जो क्रिटिकल मिनरल है माइन करो फिर उसको निकालो। दूसरा जो होता है ना, कहते हैं कि उसको रिसाइकिल करो, यानी कि कुछ कुछ चीज़ जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फिर से रिसाइकिल करो और आपको क्रिटिकल मिनरल्स मिल जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी पे ध्यान दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोशिश करेगा डेवलप करने का रिसाइकलिंग कैपेसिटी इन द कंट्री फॉर द सेपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होगा भाई? सेकेंडरी सोर्सेज हो गया ई वेस्ट, जैसे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपका मोबाइल फ़ोन है, उसमें भी आपका मिल सकता है क्रिटिकल मिनरल्स, तो उसको रिसाइकिल किया जाएगा। आपके फ़ोन के बैटरी लिथियम आयन बैटरी है, उसका स्क्रैप है, उससे आपका रिसाइकलिंग किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ हैं जिससे रिसाइकलिंग किए जाएंगे। ठीक है। और इससे आपके निकाले जाएंगे क्रिटिकल मिनरल्स। तो गवर्नमेंट का एम क्या है? इसका एम है ना, कम से कम 270 किलो टन का एनुअल रिसाइकलिंग कैपेसिटी होना चाहिए। और इसमें से कम 40 किलो टन हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकिल कर सकें। ठीक है। गवर्नमेंट कहता है इसमें लगभग 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और ये लगभग 70,000 जॉब्स क्रिएट करेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या है? पहले ये सोच लो, क्रिटिकल मिनरल आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मारा मारी है वो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर ही है। वर्ल्ड का लगभग 70 मान लो या 80% जो है वो सप्लाई करता है चाइना। डोनाल्ड ट्रंप चाइना के खिलाफ क्यों कदम नहीं उठा रहा है? क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल का सप्लाई है ना वो चाइना के हाथ में है और क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल हर जगह होता है। ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आपके ई व्हीकल हैं, बैटरी से चलने वाले व्हीकल हैं, सब में आपका चलता है क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। चाइना ने, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाइना को कुछ नहीं कर पाता। हमारे देश में भी क्रिटिकल मिनरल खोजा जा रहा है। ठीक है। कहते हैं भंडार बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब क्रिटिकल मिनरल्स को आप बाहर निकालते हो ना माइन से, उसके बाद जब इसको प्रोसेस करते हो इसमें पॉल्यूशन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। वही तो प्रॉब्लम है। कश्मीर में भी आपका लिथियम मिला है रईसी में, लेकिन पॉल्यूशन एक इशू है इसमें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसने 30 मिनरल को आइडेंटिफाई किया है जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ठीक है। एंटीमनी है, बेरिलियम है, वेनाडियम है, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो ये सब सारे हैं, जिरकोनियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर। कॉपर भी आपका एक क्रिटिकल मिनरल किया गया है।
तो ये जो 30 मिनरल्स को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किया है, किस बेसिस पे किया है? गवर्नमेंट कहता है क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स दैट आर कंसिडर्ड फॉर essential for the national security and economic development of the country। इसमें उसने आइडेंटिफाई किया कितना? 30 मिनरल्स को। इसका व्यापक इस्तेमाल होता है क्रिटिकल मिनरल्स का, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया आपका नेशनल क्रिटिकल मिशन, मिनरल मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में प्रोत्साहित करना है, क्रिटिकल मिनरल्स खोजो, माइनिंग करो, प्रोडक्शन करो, ताकि होपफुली भारत अपना क्रिटिकल मिनरल्स खुद कर ले। अदरवाइज ये हम लोग लगभग टोटली इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, लगभग, ठीक है। तो ये जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, इसको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था जनवरी 2025 में। इसमें टोटल आपका आउटले है 300 करोड़ का, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका कंट्रीब्यूट करेगा 300 करोड़, 16,300 करोड़, और बाकी का जो पैसा है ना 18,000 करोड़, ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आपका इन्वेस्ट करेगी। तो फिर इसका ड्यूरेशन कितना है? 7 ईयर्स, ठीक है। 2024, 25 से 2030 से 31। इसीलिए देखो, क्योंकि इंसेंटिव स्कीम जो है रिसाइकलिंग वाला, वो इस साल लॉन्च हुआ ना, तो इसका तो 7 ईयर्स है, लेकिन जो रिसाइकलिंग वाला होगा उसका 6 ईयर्स है, क्योंकि वो तो इस साल से स्टार्ट हुआ है, नॉट लास्ट ईयर, ठीक है। एक छोटा सा न्यूज आया था, जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर है जोहान वेडफल, ये भारत आए थे। कुछ नहीं याद करना है ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, ठीक है। कंटेक्स्ट छोड़ो, हमें एग्जाम के लिए सिंपल से याद रखो। पूछेगा जोहान वेडफल जो भारत आए थे वो कौन थे? जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर थे। वो दो जगह गए थे, बेंगलुरु और दिल्ली। बेंगलुरु में जर्मन कंपनी से मिले, इसरो के ऑफिस में भी गए थे वो। दिल्ली आए तो पीएम मोदी से मिले, डॉक्टर जयशंकर से मिले और पीयूष गोयल साहब से मिले ये, ठीक है। और जर्मनी और इंडिया सेलिब्रेट कर रहे हैं 25 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। स्टैटिक याद करो, जर्मनी यूरोप की कंट्री है, कैपिटल क्या है? बर्लिन, यूरो का मेंबर है, उसके प्रेसिडेंट कौन है? फ्रेडरिक मर्ज, ठीक है। इसमें बस इतना याद करना, ज़्यादा नहीं है। फिर ये देखो, इंडियाज फर्स्ट नेशनल डीप टेक कॉन्फ्रेंस इन कानपुर, भारत का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डीप टेक, जिसका नाम था डीप टेक इंडिया 2025। ये आपका हुआ था आईआईटी कानपुर में, ये कल ही हुआ था, यानी कि ठीक है, 3 सितंबर को हुआ था। इसका इनाग्रेशन किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने। और योगी आदित्यनाथ ने, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन्होंने अनाउंस किया कि जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर ऑफ डीप टेक इनोवेशन वो सेटअप करेगा कहाँ पे? आईआईटी कानपुर। आईआईटी तो जानते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। फिर एक छोटा सा न्यूज़ था, रजित पुनहानी, इन्होंने एफएसएसआई का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पोस्ट संभाल लिया। ये बेसिकली एक आईएएस ऑफिसर हैं, बिहार कैडर के हैं, और ये सीईओ बन गए हैं एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्योंकि ये अपॉइंटमेंट है ना, पर्सन इन न्यूज़ है, इसीलिए हमारे काम का है, सरकारी ऑफिस पे आ रहे हैं। एफएसएसआई क्या है? खाने का कोई भी सामान उठा के देख लो, उस पर आपका ये लेबल रहेगा। ये सेटअप हुआ था 2008 में अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका बेसिकली काम क्या है? ये आपका इस्टेब्लिश करता है साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर फूड एंड टू रेगुलेट इट्स मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, इंपोर्ट, इंश्योरिंग द एबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ओरिजिनल ऑफिस कहाँ है? दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड कोचिन। फिर एक न्यूज़ आया था, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड्स गवर्नमेंट्स E20 पॉलिसी। ई का मतलब होता है इथेनॉल, 20 का मतलब होता है जो पेट्रोल है उसमें आपका मिक्स किया जाएगा इथेनॉल। तो एम है ना, जो आपका पेट्रोल है उसमें 20% मिक्स करो इथेनॉल, यानी कि जो फ्यूल बनेगा जिसको गाड़ी में इस्तेमाल किया जाएगा, 80% आपका होगा पेट्रोल और 20% उसमें होगा एथेनॉल।
ठीक है, इससे गाड़ियाँ चलेगी, इससे उम्मीद क्या है, भारत में तेल का खर्चा कम होगा, और कहते हैं कि ये पॉल्यूशन भी थोड़ा कम करता है। यही है आपका E20 पॉलिसी। प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग हैं जिनको लगता है जो पुरानी गाड़ियों में जब आपका एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल फ्यूल यूज़ किया जाता है उनका माइलेज कम हो जाता है, और रूमर उड़ा था ना कि उनसे गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है। एक वकील हैं, उन्होंने PIL दायर किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट में, और कहा था कि पब्लिक को बताओ इसके बारे में और क्या होता है नहीं होता है। भारत सरकार ने कहा कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हाँ पुरानी गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है लेकिन गाड़ी खराब नहीं होती। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी कह दिया, ये एक इंटरनेशनल लॉबी है जो इस तरह के केसेस करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट में ताकि भारत ये काम ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करना है करो, ये केस डिसमिस। ठीक है, यही देखो कहानी है। इसमें हमें क्या याद रखना है, ये जो सारा काम कर रहा है ना भारत सरकार, ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल विथ पेट्रोल, ये किया जा रहा है अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, जिसको अमेंड किया गया था 2022 में। इसमें टारगेट रखा है 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल, ये पूरे भारत में अवेलेबल होना चाहिए बाय इथेनॉल सप्लाई ईयर 25-26। इथेनॉल ना बेसिकली आता है आपके प्लांट से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लांट का तो जानते ही हो आप, उसमें आपका होता है सीजन होता है, और एक इसमें होता है गन्ना, गन्ना से भी आपका आता है एथेनॉल। तो भारत सरकार वर्ड यूज़ करता है एथेनॉल सप्लाई ईयर 25-26। जो एथेनॉल सप्लाई ईयर जो है वो बेसिकली भारत में होता है 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक। ठीक है, तो इस समय जो इथेनॉल प्रोक्योर किया जाता है, यानी कि हार्वेस्टिंग होके जब आपका फसल तैयार हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाता है, उसके बाद जो टाइम पीरियड आता है जिसमें इथेनॉल को प्रोक्योर किया जाता है उसको कहते हैं इथेनॉल सप्लाई ईयर, और ये होता है 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक। ठीक है तो फिर इथेनॉल कहाँ से आ सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि आप फूड ग्रेन से ले सकते हो, इथेनॉल बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये फूड ग्रेन से इथेनॉल तभी होगा जब फूड ग्रेन्स में आपका भारत में सरप्लस प्रोडक्शन होगा। ठीक है, फूड ग्रेन्स हो गया चावल, गेहूं, बाजरा, ये सब आपका मकई वकई हो गया, मक्का वगैरह हो गया। तो इसका मतलब गवर्नमेंट कहता है अब कॉर्न, मक्का, कसावा, सड़े हुए आलू, डैमेज फूड ग्रेन्स लाइक ब्रोकन राइस, इसका मतलब बासमती राइस नहीं भाई, जो टूट जाते हैं, आपके चावल जो ह्यूमन के लिए अनफिट होते हैं, मेज हो गया, शुगर केन का जूस हो गया, मोलासिस हो गया, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बना सकते हैं एथेनॉल, जिसको फिर ब्लेंड किया जाएगा विद पेट्रोल। ठीक है, ये है आपका रॉ मटेरियल। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना उसमें एथेनॉल वाले में, इसका पाइनियर जो है ना ब्राज़ील है। सबसे पहले ब्राज़ील ने स्टार्ट किया था, आपका जब तेल का दाम बढ़ गया था ना, तब ब्राज़ील ने क्या किया था, ब्राज़ील में शुगर केन देखो बहुत होता है, कभी भारत कभी ब्राज़ील, यही अप एंड डाउन होता रहता है शुगर केन का। उन्होंने शुगर केन को जब आपका मशीन यूज़ करते हैं, मोलासिस जो होता है उसमें से, उसको ना बेसिकली यूज़ किया जाता था, गन्ने की जब पेराई होती है जो बचता है उसमें मोलासिस, सॉरी है ना, पेराई नहीं, हाँ गन्ने की पेराई होती है, गुड़ गुड़ भी बनाते हैं ना इसका, उसका इस्तेमाल मोलासिस का करते थे ये लोग शराब बनाने के लिए। तो उन्होंने उसको क्या किया, उसका एथेनॉल, एथेनॉल है ना वो, उसको उन्होंने आपका बनाया, एक्सपेरिमेंट किया पेट्रोल के साथ मिक्स करके गाड़ी चलाने का, जो हाईली सक्सेसफुल हो गया, और ये कम पॉल्यूशन भी करता है। पूरे वर्ल्ड में आपका प्रमोट किया जा रहा है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स, पूरे वर्ल्ड में, भारत में भी किया जा रहा है। और यही याद रखना, पहला देश कौन था जो पायनियर था, ब्राज़ील था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाओ। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इन करेगुटालू हिल्स, भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि इंडिया को नक्सल फ्री करना है बाय 31 मार्च 2026। इसीलिए जो नक्सल एरिया है जिसको रेड जोन से बोलते हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा है। उसमें एक जगह है करेगुटालू हिल्स, इसमें बार बार होता है, ये जो
करेकोटालू हिल्स था, वहाँ पे अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। और उसमें बहुत सारे जो नक्सल्स लीडर्स थे उनको मार दिया गया, उनके हाइड आउट्स जहाँ पे वो छुपते थे उसको नष्ट कर दिया गया। तो इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स और कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, कोबरा। कोबरा जो है ना, ये एंटी नक्सल फोर्स है आपका सीआरपीएफ का। इनको सम्मानित किया गया नई दिल्ली में। और इस समारोह में ना, जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर थे विष्णुदेव साई और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे विजय शर्मा, वो भी आपके उपस्थित थे। ठीक है, तो फिर इस न्यूज़ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? जो हमारे काम का होगा ना, वो ये देखो हो सकता है, करेकुटालू हिल्स, इसको ब्लैक हिल्स भी बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये सेपरेट करता है तेलंगाना को छत्तीसगढ़ को, तेलंगाना को फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन आप इस तरह से तैयार कर सकते हो, भारत में जो करेकुटालू हिल्स है वो किस दो स्टेट्स को अलग अलग करता है या बाउंड्री फेयर करता है? बाउंड्री वर्ग इसका तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे आपका 15-20 हिल हैं, कहते हैं गुफाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे शरण लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, सीपीआईएम, मार्क्सिस्ट नहीं, माओइस्ट। ठीक है, ये माओइस्ट देखो है कौन? नक्सल्स इसको कहते हैं। नक्सलबारी एक जगह है बंगाल में, वहाँ पे एक रेवोल्यूशन हुआ था, या कोशिश किया था कुछ कम्युनिस्टों ने कि सरकार की तख्ता पलट दो और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाओ, जैसे माओ ने लाया था चाइना में। ठीक है, तो ये सारे जो नक्सल्स हैं ना, इसी से नाम उसका नक्सल नक्सल होना शुरू हो गया। ये बहुत जगह इसको माओइस्ट माओइस्ट देखते हो, नाम लिखा रहता है। माओइस्ट का मतलब क्या है? ये चाइना के जो लीडर थे माओ, माओ से तुंग, जिन्होंने मॉडर्न पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्टैब्लिश किया था, ये उनके टैक्टिक्स और उनके आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं। माओइस्ट का सिद्धांत क्या है? जो स्टेट पावर है उसको कैप्चर करो। कैप्चर करो कैसे? आर्म रेबेलियन से। माओ कहता था ना कि पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। इसका मतलब जो माओ के सिद्धांत से प्रभावित हैं, माओइस्ट या नक्सल्स, उनका उद्देश्य है भारत में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसको ख़त्म करो और उसके जगह पे भारत में चीन जैसा ही कम्युनिस्ट शासन होना चाहिए। इसीलिए देखिएगा जो होम मिनिस्ट्री है ना, वो टेररिज्म को नहीं, होम मिनिस्ट्री इंडिया का नंबर 1 इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट ये नक्सल्स या माओइस्ट को मानता है। और अमित शाह बार बार कहते हैं हमारा टारगेट है 31 मार्च 2026 को इंडिया से नक्सल को ख़त्म कर देना। और नक्सल्स बेसिकली अभी ये आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना या थोड़ा आंध्र प्रदेश में ही है, और वो भी लगभग बहुत ही कम हो गए हैं। ठीक है, यही सारा ऑपरेशन था, ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन अभी जो कंडक्ट किया गया था। जो करेगुटालू हिल्स है ना, उसमें बेसिकली 3 ट्राइब्स रहते हैं। ये ट्राइब्स कौन है? कोया, गोंड और चेंचू। ये एग्ज़ाम के लिए कौन कौन रहते हैं? एग्ज़ाम के लिए तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच का जो डिवीज़न है वो है कोरेगोटू हिल्स। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सल के खिलाफ कहाँ पे लागू किया गया था? यहीं पे किया गया था। प्लस 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सल्स को ख़त्म करने का टारगेट है। फिर एसबीआई रेजेस $5 मिलियन बाय इशुइंग बॉन्ड्स। एसबीआई ने क्या किया था? उसने विदेश में, लंदन में, उसने जारी किया सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स्ड रेट नोट्स। ये बेसिकली बॉन्ड है जिसका नाम है सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स्ड रेट नोट्स। अनसिक्योर्ड का मतलब एसबीआई ने इसके बदले कुछ गिरवी नहीं रखा होगा, बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो बॉन्ड है, एग्जाम पे आ जाओ, एक तो पूछेगा कितने का बॉन्ड जारी किया? 500 मिलियन। बॉन्ड का ड्यूरेशन कितना है? 5 ईयर्स। इसका मतलब 5 ईयर्स के बाद एसबीआई आपका पैसा वापस कर देगा। इंटरेस्ट रेट्स या कूपन रेट भी बोलते हैं, ये कितना है? 75 बेसिस पॉइंट्स अबव द 5 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड्स। यूनाइटेड स्टेट्स का जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, उसको कहते हैं ट्रेजरी। ठीक है, 100 बेसिस पॉइंट्स होता है 1% के बराबर। तो अभी जो अमेरिकी सरकार अपने बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट पे कर रहा है,
प्लस उसमें ऐड कर दो 0.75%, इतना इंटरेस्ट पे करेगा आपका SBI। तो ये कितना बन रहा है आपका 4.5%। ये बॉन्ड आपका जारी किया गया था कहाँ पे, लंदन में। कभी कभी ये पूछ लेता है ये बॉन्ड कहाँ जारी किया गया था, लंदन में। अब ये हो गया ना, ये बॉन्ड अलॉट होगा 9 सितंबर 2025 को और लिस्ट हो जाएगा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और NSE IX एक्सचेंज गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट का है मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, ये गुजरात में है आपका। वहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना एक अलग सा स्टॉक एक्सचेंज खोला है, उसका नाम है NSE IX, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज। ठीक है, पिछले वीडियोस में भी कवर किया गया था। जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर, उसने भारत का जो सॉवरेन रेटिंग है ट्रिपल बी माइनस से बढ़ा के ट्रिपल बी कर दिया। 18 साल के बाद इन्होंने इसको अपग्रेड किया है। तो हमेशा याद रखना, भारत की जो भी कंपनी होगी उसको जब भी इंडिया से बाहर लोन लेने जाएंगे वो लोग बॉन्ड वगैरह के थ्रू, तो इनको इंटरेस्ट जो होगा ना वो कम से कम उतना तो देना ही पड़ेगा जितना कि भारत सरकार अगर बाहर जाके बोरो करता है, उनको ना उससे ज़्यादा ही देना पड़ता है। अब क्योंकि भारत सरकार का रेटिंग इम्प्रूव हो गया, इसलिए इसका मतलब अब भारत सरकार बाहर जाएगा बोरो करने के लिए तो पहले के मुकाबले उसको कम ब्याज देना पड़ेगा, इसीलिए SBI ने भी कम ब्याज दर पे आपका ये पैसा उठाया है। तो इसमें से आपको जो याद करना है कितना पैसा, ठीक है, $500 मिलियन, टेनियर कितना है 5 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट्स उम्मीद नहीं है पूछेगा। कहाँ पे इशू किया गया, लंदन में। लिस्ट कहाँ होगा, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और NSE IX जो गिफ्ट सिटी में है। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने न्यूज़ कवर किया उसके लिए एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, और भी क्वेश्चंस उसमें होंगे, खुद से देख लो। पहला क्वेश्चन, द 56th GST Council meeting in New Delhi has decided to reduce goods and service tax slabs into, ऑप्शन देखो, 3 slabs, 4 slabs, 3 slabs of 4%, 12%, 40%, 4 slabs of 5%, 12%, 18% and 40%, 4 slabs of 0, 5, 12 and 40%, 3 slabs of 5, 12, 40%, none of these। ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से। आप जानते हो इसका आंसर क्या होगा, 4 slabs of 0, 5, 12 and 40%। पहले क्या था, 0, 5, 12, 18 and 24%। नेक्स्ट, when will with the proposed changes in the GST slab as decided at the 56th GST Council meeting in Delhi comes into effect, यानी कि ये लागू कब से होगा। एक ऑप्शन है 15 सितंबर 2025, 22 सितंबर 2025, 1 अक्टूबर 2025, 1 नवंबर 2025, नन ऑफ दिस। आप जानते हो इसका आंसर क्या है, 22 सितंबर 2025। When was the GST implemented in India? GST भारत में कब लागू हुआ था। एक ऑप्शन 1 अप्रैल 2025 2015 सॉरी, फिर दूसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 2016, थर्ड है 1 जुलाई 2017, डी है आपका 1 अप्रैल 2018, ये है आपका नन ऑफ दिस। आंसर 1 जुलाई 2017। फोर्थ, which country was the top source of foreign direct investment to India during the April-June 2025 period? अप्रैल-जून 2025 पीरियड में भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला कंट्री कौन है। एक ऑप्शन मॉरिशस, दूसरा सिंगापुर, सी यूनाइटेड अरब अमीरात, डी यूनाइटेड स्टेट, ई नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स को हॉलैंड भी बोलते हैं, डच भी बोलते हैं। ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स, $5.61 बिलियन, और इसमें इंक्रीज कितना हुआ था, 272% एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम सेम पीरियड, लास्ट ईयर सेम पीरियड। फिफ्थ, which state received the maximum FDI during April-June 2025 period? Karnataka, Maharashtra, Delhi, Tamil Nadu, none of these।
कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, नन ऑफ दीज। आप जानते हो इसका आंसर क्या है? कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। 6th, the Trade and Economic Partnership Agreement between India and European Union Free Trade Association will come into effect from 1 अप्रैल 2026, 1 अक्टूबर 2025, 1 अप्रैल 2026, 31st दिसंबर 2025, ई नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या है? 1 अक्टूबर 2025। 7. Where was country's first national deep tech conference, Deep Tech India 2025, held? New Delhi, Noida, Kanpur, Indore, none of these। आप जानते हो इसका आंसर क्या है? सी, आईआईटी कानपुर में हुआ था ये। Who is Johann Wedful, who visited India recently? Foreign Minister of Germany, Foreign Minister of Belgium, Prime Minister of Luxembourg, President of Austria, none of these। जोहान वाइटफुल जो इंडिया आए थे वो कौन है? चलो इसका आंसर क्या है? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द इंसेंटिव स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to promote the recycling of critical minerals under the National Critical Mineral Mission? 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, none of these। Answer 6 years, from financial year 25-26 to financial year 2030-31। Who has been appointed as the CEO of FSSI? Rajit Punhan, R. Srinivasan, B.R. Singh, Ramalinga Raju, none of these। इसका आंसर क्या है? रजित पुन्हन। 11th, how much amount has been raised by SBI through senior unsecured fixed rate notes in September 2025? $20 million, $300 million, $400 million, $500 million, none of these। आंसर $500 million। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सपोर्ट करो, कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।